हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें हम लोग आज से एक नए विचारक एमिल डर्कहाइम या इमाइल दुर्खीम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास में इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी विचारक के विचार को समझना है तो उसके जीवन परिचय या उन्होंने किस परिवेश में अपना जीवन बिताया है, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है, उन्हीं का उनके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम किसी विचारक को जानना है तो उनके जीवन परिचय को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमिल डर्कहाइम का जीवन परिचय। डर्कहाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में हुआ था। फ्रांस 1871 में जर्मनी से हार जाता है और इसके फलस्वरूप इसका जो पूर्वी हिस्सा जुड़ा हुआ था जर्मनी से, वह फ्रांस के हाथों से जाता रहा, अर्थात उस पर जर्मनी का आधिपत्य होता जा रहा था। इसी समय में 12 वर्ष की आयु में दुर्खीम अपनी जन्मभूमि से अलग हो जाते हैं और 20 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। दुर्खीम एक कुशल अध्यापक बनना चाहते थे। इसके लिए उनके जो शिक्षक थे और मित्र थे, उनकी राय यही थी कि वह पेरिस चले जाएं और अपनी पढ़ाई को वहां पर कंटिन्यू करें। अर्थात दुर्खीम पेरिस चले जाते हैं तथा 2 असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 1879 में इकोल नॉर्मेल सुपीरियर में प्रवेश ले लिया। इस संस्था की विशेषता यह भी थी कि इसमें पूरे देश से केवल 40 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाता था। इस विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण ऐसा था कि यहाँ के विद्यार्थी वर्तमान सामाजिक दर्शनों तथा उनसे संबंधित मुद्दों पर परस्पर विचार विमर्श किया करते थे। दुर्कहाइम जो है वह किसी भी छोटी से छोटी विषय वस्तु को दार्शनिक रूप देने में काफ़ी महारत हासिल किए हुए थे। इन्हीं गुणों के कारण वह अपनी मित्र मंडली में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, लेकिन इन्हीं गुणों के कारण उनके शिक्षक उनसे प्रसन्न भी नहीं रहते थे। ऐसा भी हो जाता था। 1882 से 87 के बीच वह दर्शन के अध्यापक बने रहे और जब दुर्कहाइम अनुसंधान कार्य की तैयारी कर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए जर्मनी भी रहे थे। तो उस समय में वह अनेक शिक्षाविदों के संपर्क में आए थे। उनमें से विल्हेम वुंड भी, जो एक उनके ऊपर दुर्खीम के ऊपर विशेष प्रभाव अपना डाले हुए थे। यह जो विल्हेम वुंड थे यह उस समय प्रायोगिक मनोविज्ञान में काफ़ी प्रख्यात थे। दुर्कहाइम का यह विचार है कि मानव जीवन का अध्ययन भी प्रायोगिक रूप से किया जा सकता है। पहले यह एक उनके लिए मात्र विचार था, किंतु बाद में उन्होंने इस अपने विचार को इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट अर्थात अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि द्वारा आत्महत्या की दर को समझने के लिए यूज भी किया था। उस समय में फ्रांस में डॉक्टरेट करने वाले अभ्यर्थियों को 2 थीसिस, एक लघु तथा एक दीर्घ लिखने का प्रावधान था। डर्कहाइम ने फ्रांस के राजनीतिक वैज्ञानिक मॉन्टेस्क्यू पर एक छोटी वाली थीसिस थी, लघु थीसिस, वह लातिनी भाषा में लिखी थी। डर्कहाइम की दूसरी थीसिस द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी से संबंधित है। यह थीसिस जब लिखी जा रही थी उस समय तक इंग्लैंड एवं जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तथा फ्रांस पड़ोसी देशों के इन परिवर्तनों को महसूस करने लगा था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में एडम स्मिथ, एक अर्थशास्त्री जिनका हमें पता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात यह पुस्तक जो इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उससे लगभग 1 शताब्दी पहले ही अर्थात 1776 में यह जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, यह श्रम विभाजन के सिद्धांत को ही प्रतिपादित कर चुकी थी। इस सिद्धांत द्वारा उत्पादन, कुशलता तथा धन बढ़ाने के योगदान की
व्याख्या हुई थी, अर्थात द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये सारी व्याख्याएं की गई हैं। इस क्रांतिकारी विचार को दर्खाइम ने सामाजिक रूप दिया तथा फलस्वरूप श्रम विभाजन के प्रकार, कारण तथा व्याधिकीय रूपों अर्थात पैथोलॉजिकल फॉर्म्स क्या हैं, इनको अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र में भी उपयोग किया गया। फ्रांस में थीसिस एक बहुत ही उच्च कृति समझी जाती थी तथा थीसिस स्वीकार होने के बाद स्कॉलर जो रहता था वह स्वतंत्र रूप से एक लेखक माना जाता था। दुर्खाइम जो है वह अध्ययन की पद्धतियों की जो व्याख्या है वह अपनी एक अन्य रचना जो कि 2 वर्ष बाद 1895 में प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने किया है, और इस कृति का नाम जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, अर्थात इसको हिंदी में समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कहते हैं। इसमें इन्होंने जो भी नियमों की समाजशास्त्रीय पद्धति की व्याख्या की है यह इसी पुस्तक में की गई है। इस कृति में उन्होंने सामाजिक तथ्यों की परिभाषा, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों, सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों में विभेद करके सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को भी प्रतिपादित किया है। तो हम सभी ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अर्थात समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी कृति में दर्खाइम सामाजिक तथ्यों की परिभाषा भी दिए हैं, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की व्याख्या भी किए हैं, सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों में जो विभेद इन्होंने किया है यह भी इसी पुस्तक में किया गया है। दर्खाइम ने 1897 में एक और भी कृति लिखी थी सुसाइड नाम से। इसमें आत्महत्या के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाया गया है, अर्थात आत्महत्या के जो सामाजिक दृष्टि से हम देखें कि आत्महत्या क्यों की जाती है इसको इन्होंने इसमें व्याख्या किया है। अर्थात इसमें उन सामाजिक परिस्थितियों की व्याख्या किया गया है जिनके कारण आत्महत्या की दर बढ़ती है। दर्खाइम आत्महत्या के 3 प्रकारों को बताते हैं और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की आत्महत्या का अलग अलग कारण होता है। जब एक व्यक्ति समाज विशेष से अत्यधिक संलग्न हो जाता है या विमुख हो जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है या फिर बहुत ज़्यादा उससे कट जाता है, या अपने अहम को समाज से भी ऊंचा समझने लगता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, तो आत्महत्याएं अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं तथा उनके कारण भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अर्थात एक तो ऐसा है कि जो समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ने के कारण आत्महत्या हो जाती है, या एक ऐसा है कि जो समाज से हम पूरी तरह कट चुके हैं उसके कारण भी आत्महत्या हो जाती है, या फिर ऐसा भी कारण होता है कि जिसमें हम अहम के साथ रहते हैं कि नहीं जो है वो हम ही हैं, हमारे सामने समाज कुछ भी नहीं है, हम अपनी ही मन की सुनते हैं, तो वहाँ पे भी आत्महत्या के कारण अलग हो जाते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि आगे हम लोग सुसाइड के लिए एक पूरी कंप्लीट क्लास बनाएंगे और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ऐसी आत्महत्या अहमवादी कही गई है, अर्थात समाज के सामने व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है, वहाँ पे जो आत्महत्या की जाती है वो अहमवादी आत्महत्या कही गई है। समाज में धार्मिक संगठन, पारिवारिक संगठन या राजनीतिक संगठन के ढीले पड़ने पर आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अर्थात ऐसा दर्खाइम का कहना था कि अगर समाज का व्यक्ति के ऊपर दबाव रहता है, या जो ये हमारे परिवार के, धर्म के जो ये संस्थाएं हैं, इनकी जो नियम के द्वारा मनुष्य यदि बंधा हुआ है, अर्थात उन सारी चीज़ों को वह मानता है, तो आत्महत्या की दर कम होती है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाए, अगर व्यक्ति उसे कहे कि परिवार क्या होता है हमें नहीं समझना है, धर्म क्या होता है हमें नहीं मानना है, तो इसके कारण आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। उन्होंने बताया था कि जो कैथोलिक धर्म है वह बहुत ज़्यादा संगठित है तथा जो प्रोटेस्टेंट धर्म था वह काफ़ी
कम संगठित है। अर्थात जब कैथोलिक धर्म है इसमें आत्महत्या काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें संगठन काफ़ी ज़्यादा दृढ़ पाया जाता है। लेकिन वहीं पर प्रोटेस्टेंट में जो संगठन है वह काफ़ी लूज पाया जाता है, अर्थात काफ़ी लचीला है वहाँ की व्यवस्था। इसके कारण उसमें आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छाओं से अपने डिसीजन खुद लेने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और इस प्रकार से आत्महत्या उसमें ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या का संबंध अहम को समाज में विलीन करने से संबंध है, अर्थात कि जब हम अपने आप को समाज से अलग नहीं समझते हैं, हम जो करते हैं वह समाज के लिए ही करते हैं। सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपने जीवन को त्याग कर देता है, जैसे कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती हो जाना, या राजा का जब मृत्यु हो जाए तो उसके बाद सेवकों का अपना जीवन त्याग कर देना, कि अगर राजा ही नहीं रहा तो हमारा जीवन किस काम का है। तो प्राचीन काल में इस प्रकार की आत्महत्या जो है यह इसके उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार की आत्महत्या समाज में कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है, या पुराने जो नियंत्रण थे वह काफ़ी शिथिल पड़ जाते हैं तथा अभी नए नियम बनने में समय लगता है। इस समय में क्या होता है कि जो व्यापार है इसमें उतार चढ़ाव आता है, या राजनीति में भी काफ़ी उतार चढ़ाव की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, और इस कारण से जो व्यक्ति है वह पुरानी व्यवस्था से हट चुका रहता है, लेकिन अभी नई व्यवस्था उसके सामने कुछ नहीं आती है। जैसे कि अभी हम लोग एक अच्छा सा उदाहरण, अगर जो कोविड टाइम चल रहा था और इसकी त्रासदी देखी गई, तो इसमें किसी को नहीं पता था कि हाँ आगे का समय कैसा होगा, और इसमें हम लोग देखें कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे वह काफ़ी तकलीफ़ उठाए, और उनको पता ही नहीं था, जिन्होंने कुछ पैसे लगा के अपने बिजनेस शुरू किए थे या कुछ भी ऐसा काम शुरू किए थे, उनको पता नहीं था कि आगे हमारा ये पैसा आगे कुछ हमें लाभ देगा भी या हमारा ख़त्म हो जाएगा, और बहुत लोग तो बर्बाद भी हो गए। इसके कारण बहुत सारी आत्महत्याएं भी देखने को मिली, क्योंकि उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है यह तीसरे प्रकार की आत्महत्या को प्रदर्शित करती है, और इसी को प्रतिमानहीनता या मान्यता विहीन अवस्था या अनोमी की अवस्था भी कहते हैं। दरखाइम 1887 में व्याख्याता पद पर बार्दो विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए तथा शीघ्र ही उन्होंने प्रोफेसर पद को प्राप्त कर लिया। वहाँ उन्होंने शिक्षा शास्त्र एवं सामाजिक दर्शन का अध्यापन किया। उस समय फ्रांस में हुई घटनाओं के संदर्भ में अध्यापन में उक्त विषयों के समायोजन को समझना आवश्यक है। जर्मनी से 1871 में फ्रांस हार गया। उस समय नेपोलियन तृतीय सम्राट बन चुके थे। जर्मनी द्वारा फ्रांस की पराजय ने फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया, अर्थात फ्रांस 3 बार जर्मनी से हार चुका था। तीसरी बार फ्रांस के इतिहास में फ्रांसीसियों ने जन सरकार के लिए आवाज़ उठाई, और इसका परिणाम क्या आया? जन सरकार अस्तित्व में आई, जो तीसरे गणतंत्र के रूप में जानी जाती है। इस समय नए संविधान की रचना हुई थी। फ्रांस गणराज्य में नए नए विद्यालय खोले गए तथा योग्य स्कूलों की स्थापना की गई। धार्मिक संस्थाओं द्वारा पहले ही राजतंत्र के अंतर्गत कुछ शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही थीं। इन विद्यालयों को भारत के मिशन स्कूलों के तुलना कर सकते हैं। इस समय नए शासकों का ध्यान विद्यालय की प्रभावशीलता पर केंद्रित था, अर्थात उनका ऐसा मानना था कि जो विद्यालय हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता मिलनी चाहिए। शिक्षा की नई नीतियों ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा थी वो वहाँ पर हम सोच सकते हैं कि उस समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी। 1871 की बात हो रही है, जिस समय की वहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वह निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया था। शिक्षा को चर्च से मुक्त करके और उसके स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया था, अर्थात ऐसा नहीं था कि सिर्फ चर्च के द्वारा ही शिक्षा दी जाएगी, यह पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया था। इस प्रकार फ्रांस में निःशुल्क, अनिवार्य, उत्तम एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया।
इस नीति के अनुसार नए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार शिक्षा के नए आयाम सामाजिक दर्शन से जोड़ दिए गए। शिक्षा के इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दरखाइम की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उनके लिए एक स्थान बनाया। इसके कारण दरखाइम को शिक्षा तथा सामाजिक दर्शन के विभाग के अध्यक्ष के रूप में पद दिया गया। 1906 में सारबान शिक्षण संस्था में प्रोफेसर पद प्राप्त करके शिक्षाविदों का स्वप्न साकार दुर्खिम ने किया। 1898 में दरखाइम ने एक शोध पत्रिका एनी सोशियोलॉजिक का संपादन शुरू किया। यह शोध पत्रिका 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक संपादित होती रही। यह फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती थी। इसमें अंग्रेजी, जर्मन व इटालियन आदि भाषाओं में लिखी गई कृतियों को प्रकाशित किया जाता था। 1980 में भारत के एक शिक्षाविद यश नंदन ने इस फ्रेंच योगदान को अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। धर्म तथा विज्ञान में रुचि के कारण दरखाइम को धर्म के स्वरूप को अत्यधिक आदिम समाजों में परीक्षण हेतु प्रोत्साहित किया था। अर्थात जो दुर्खिम हैं इनको धर्म और विज्ञान में काफ़ी रुचि थी और इसके कारण इनका इंटरेस्ट ये आया कि इसके आखिर में जो आदिम स्वरूप हैं, बिल्कुल शुरुआत का इसका स्वरूप कैसा था, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया भी है। यह हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जो जनजाति है उस पे इन्होंने टोटम का जो दिया है कॉन्सेप्ट, उन्होंने इसको माना है कि जो टोटम है वह धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था। तो इसको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। और धर्म और विज्ञान के इस वाद विवाद को उन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, उनकी पुस्तक है, उसी में इन्होंने उसकी व्याख्या की है। इस समय फ्रांस यहूदी मूल के एक कैप्टन ड्रेफस से संबंधित राष्ट्रीय विवाद में घिरा हुआ था। इस कैप्टन पर 1894 में जर्मनी को सैन्य गोपनीयता बेचने का आरोप था। फ्रांस में सेना व इसकी भूमिका के पक्षधर कैथोलिक व राजशाही समर्थक थे। इन लोगों ने इन दोषारोपणों को प्रोत्साहित किया, अर्थात जो कैथोलिक और राजशाही समर्थक थे उन्होंने माना कि ये जो कैप्टन ड्रेफस थे उन्होंने जो गोपनीयता थी उसको उन्होंने बेचा है। तो वो लोग उनके जो आरोप था उसके पक्ष में थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ रिपब्लिकन गणतंत्र वाले जो समूह थे, समाजवादी थे, विकासवादी और उदारवादी चिंतक थे, यह मान रहे थे कि ऐसा नहीं है। और इस प्रकार संपूर्ण फ्रांस दो ध्रुवों में अर्थात दो भागों में बट गया था। ड्रेफस के पक्षधर ड्रेफसर्स कहलाए और विरोधी जो थे वो एंटी ड्रेफसर्ड कहलाए। ड्रेफस के अभियोग के विरोध में महत्वपूर्ण योगदान उस समय के एक लेखक एमिल जोला का था, जिसने मैं अभियोग लगाता हूँ शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार पत्र में एक पत्र सरकार पर भी अभियोग के रूप में लिखा था। जोला को उसी दौरान इंग्लैंड जाना पड़ गया और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। दरखाइम ड्रेफस की तरफ थे। ड्रेफस अंततः दोषी नहीं पाए गए और उनकी प्रोन्नति कर दी गई। इस प्रकार राष्ट्रीय संकट से संबंधित मुद्दों पर दरखाइम ने वैज्ञानिक भूमिका से परे वाद विवाद में भाग लिया था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया था। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दुखद परिस्थितियों ने इकोल नॉर्मेल सुपीरियर के बैच के आधे विद्यार्थियों को युद्ध में खींच लिया। 1916 में दरखाइम ने अपने एकमात्र पुत्र को भी खो दिया और शायद इसी कारण से यह इस घटना को नहीं सह पाए और उनकी 59 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण 15 नवंबर 1917 को उनकी मृत्यु हो गई। तो यह एमिल दरखाइम का जीवन परिचय था और अब इसके आगे वाली क्लास में हम लोग
जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, इसमें हम लोग इनके विचारों को एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है या मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों तक उसी तरीके से कंटेंट पहुँच रहा है, तो आप लोग मुझे मोटिवेट अवश्य करें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।